बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मेरा ये लेक्चर क्लास सेकंड ईयर के लिए है और सेकंड ईयर में आज हम हैं उर्दू लाजमी 12वीं जमात में। और ये लेक्चर जो मेरा है ये आपकी किताब का अल्लामा इकबाल का तारुफ हम पढ़ चुके और आज ये जवाब शिकवा हम पढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ इस हिस्से को थोड़ा सा आप पढ़ लें, ये MCQs के लिए और मालूमात के लिए ज़रूरी है। सन 1911 में अल्लामा इकबाल ने अपनी शोरे आफाक नज़्म शिकवा लिखी। हम जवाब शिकवा पढ़ रहे हैं। MCQ 1911 जवाब शिकवा नज़्म MCQ लिखी, जिसमें मुसलमानों की शान व शौकत के बाद उनके जवाल का जिक्र किया। अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला के साथ शिकवा किया है, उनसे शिकवा किया और मुसलमानों के जवाल का किस्सा बयान किया है। इस नज़्म में इकबाल ने मुसलमानों के जवाल पर उनकी ज़ुबानी अल्लाह ताला से शिकवा किया है। जवाब शिकवा में उन्होंने 1913 में लिखी है, जो उन्होंने 1913 में लिखा है, इसमें शिकवा का जवाब दिया गया है और मुसलमानों के जवाल के असल असबाब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब वार बयान किया है। वो असबाब जो शिकवा में बयान किए गए थे और शिकवा किया था अल्लाह का, अब अल्लाह ताला की तरफ से इकबाल ने जवाब दिया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब वार बयान किया है। यही इस नज़्म की खूबी है। लिहाजा ये नज़्म पढ़ाने से पहले शिकवा के चंद बाब जमात पे पढ़कर सुनाए जाएं। आप खुद ये पढ़ लीजिएगा ताकि तुलबा को जवाब शिकवा समझने में आसानी रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बात समझा दूं और मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले आप भी ये देख लें। आज जो मैं तशरीह करने जा रहा हूं, इस तशरीह में कोई इल्मियत नहीं है, कोई आलिमाना अंदाज नहीं है। मैंने अक्सर YouTube पर और चैनल्स पर अशार की तशरीह देखते हुए पढ़ाते हुए देखी है, सुनी है और फिर मुख्तलिफ क्लासों में भी मैं गया हूँ, असातिज़ा को भी देखा है, जब खुद स्टूडेंट था उस वक्त भी, कि तशरीह को मुश्किल करके स्टूडेंट्स के सामने पेश कर दिया जाता है। एक तो शेर बच्चे के, आज के बच्चे के लिए जो कि साइंस का पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए पहले से ही शेर इतना मुश्किल है। ऊपर से हम लोग लफाजी करके मुश्किल अल्फाज बोल कर और मुश्किल फलसफे लाकर और बड़े तारीखी हवाले लाकर हम उस शेर को और भी मुश्किल बना देते हैं। अक्सर मैंने लेक्चर्स ऐसे भी सुने कि शेर की तशरीह करवा दी गई, लेकिन उस शेर के अल्फाज, उस शेर के मुताल्लिकात से बहस नहीं हुई है। मेरे इस लेक्चर को तनकीदी देखें, क्रिटिकली देखें और कमेंट्स में नीचे कमेंट्स करें कि क्या ये तरीका, क्या ये चीज आपको ठीक लग रही है। मेरा ये लेक्चर जस्ट स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा ये लेक्चर आज के तालिब इल्म के लिए, जिसके पास मालूमात का खजाना इतना नहीं है, उसके लिए शेर फहमी और शेर को आसान करना मेरा हुनर है। मैं ये चाहता हूं, सिर्फ मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मैं अपने इल्मियत से और अपने भारी भरकम अल्फाज से बच्चों के सामने उस शेर जो ऑलरेडी मुश्किल है उसको और मुश्किल बना दूं। ये मेरा हुनर नहीं है और इसको कोई हुनर नहीं कहते। इसलिए मेरा ये आज का लेक्चर तमाम बच्चों के लिए है, तमाम बच्चों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और तमाम असातिज़ा के लिए, कि आज इससे देखें कि पेपर में इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है। बच्चे मजबूरन ये उस तरफ बैठे हुए, तमाम बच्चे अपने पर्चे की गरज से बैठे हुए हैं। ये इकबाल फहमी वाले बच्चे नहीं है कि ये इकबाल को, हाँ, इस तरीके से कोशिश है कि इनको इकबाल के नजरियात भी समझ आ जाए, लेकिन वो आसान से मुश्किल की तरफ जाना होगा। हम मुश्किल से आसान की तरफ आते हैं, ये बड़ा मुश्किल तरीका है। चलिए आए लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का लेक्चर किताब पर नहीं है, आज का लेक्चर आप देख सकते हैं कि वो कापी पर है। ये है हिस्से नज़्म, अल्लामा इकबाल की नज़्म है, अल्लामा इकबाल की नज़्म है और जवाब शिकवा इसका नाम है। और ये देखें मैंने लिखा है, इम्तिहान में शेर की तशरीह के सवाल को हल करने का तरीका। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एबटाबाद बोर्ड में सवाल नंबर 3 है। आप लोग अपने अपने पर्चे के मुताबिक देखिएगा। ये देखें, इस 3 को थोड़ा सा मैंने डार्क किया हुआ है ताकि एग्जामिनर को ये समझने में आसानी रहे। ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग है, ब्लैक मार्कर के साथ अशार की तशरीह करे, सवाल की नुमाइंदगी है। फिर शेर नंबर 1 लिखती है। याद रखिएगा कि 2 अशार तशरीह के लिए दिए जाएंगे, यानी 2 अशार और 4 मिसरे होंगे। उसमें से हर एक शेर को अलग कर दिया जाएगा। शेर नंबर 1 मैंने यहां पर ये लिखती है। ये देखिए जरा शेर लिखने का तरीका, एक मिसरा एक लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरी लाइन में, और जहां से
पहला मिसरा शुरू हुआ है वहीं से दूसरा मिसरा, जहां पर पहला मिसरा खत्म हुआ है वहीं पर दूसरा मिसरा। ये आर्ट कैसे है, कैसे हो गया कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि पहली लाइन तो बिल्कुल ठीक होती है, दूसरी लाइन या छोटी पड़ जाती है या बड़ी हो जाती है। इसमें एक और चीज भी देखें, जितना फासला इधर से छोड़ा गया है इतना ही फासला इधर से भी छोड़ा गया है। कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन चीज बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अगली हेडिंग है आपके पास ब्लू मार्कर के साथ, हवाले शायर व उन्वाने नज्म, अंडरलाइन। अक्सर बच्चे अंडरलाइन नहीं करते, वो ऑन द लाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन का मतलब ये है कि वो नीचे होगा, अलग होगा, ताकि कट ना जाए। इसके बाद सबसे पहले मैंने दरमियान में ये 4 डॉट्स डाले, ये मैंने पहले डाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा फासला रख के शायर इतना ही फासला छोड़ के अलामा इकबाल नज्म जवाब शिकवा सिन्फ नज्म माखज बांगे दरा नज्म के आखिर में होती है। आप ये देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा वर्क लगता है जैसे कंप्यूटर वर्क है, हालांकि मैंने कलम से और मार्कर के साथ किए। ब्लू मार्कर के साथ तशरीह की हेडिंग है फिक्री जायजा। आप तशरीह भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इकबाल के फिक्र का जायजा लिया गया है इस वजह से इसका नाम मैंने फिक्री जायजा रखा है। अब देखिएगा, अब देखिए शेर हमारा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो आप देखिएगा, आप देखें बात की तशरीह मौजूद है, दिल से निकलती है उसकी तशरीह मौजूद है, असर रखती है तो असर रखती है की तशरीह मौजूद है। इस मिसरे को देखिए जरा, दिल बात निकलती है असर रखती है, इस मिसरे में यही चीजें तशरीह वाली थी ना, और तो कुछ नहीं थी। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की तशरीह की है और कोई भी बात नहीं की। अब जरा देखिए, अक्सर गलती हमसे यहां ही हो जाती है। हमें पता है कि अलामा इकबाल ने फरमाया है, हम पहला लफ्ज क्या लिखते हैं, शायर यहां ये कहते हैं कि ऐसा लिखते हैं ना। तो हमें जब शायर का इल्म है तो हम कहें अलामा इकबाल ने नज्म के पहले ही बंद में बात का जिक्र किया है। ये देखिए यहां ये इस बात का जिक्र किया है। तरतीब चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इस दिल से बात शुरू की जाए, मतलब पहले ये नहीं, आप अपनी मर्जी से इसकी तरतीब को भी चेंज कर सकते हैं। बात का जिक्र किया है, यानी बात किसे कहते हैं, कलाम करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना, अपनी बात को जुबान के जरिए दूसरे तक पहुंचा देना। यकीनन बात तो जुबान से की जाती है, मगर बाज बातें दिल से निकलती हैं। क्लियर हो गया? अब देखें यहां पर क्या है, यहां पर है बात को कैसे अब दिल के साथ जोड़ा गया है, मानी ही नहीं बताए गए हैं। बात को अब मैंने दिल से जोड़ दिया। ये देखें, बात तो जुबान से की जाती है मगर बाज बातें दिल से निकलती। ये अहम चीज है कि आप एक चीज को कैसे दूसरी चीज से जोड़ते हैं, फिर इस चीज को ये देखिएगा, इसके मानी बताते हुए कैसे मैं तीसरी चीज के साथ जोड़ता हूं। ये तशरीह है, दिल से निकलती है। अब इसके मानी देखिएगा, यानी ये वो बातें हैं जो इंसान के दिल से जारी होती हैं। दिल किसी बात पर दुखता है तो तब दिल के जरिए बात जब जुबान से जारी होती है तो ऐसी बात को दिल से निकली हुई बात कहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना? इकबाल ने असल में शिकवा को दिल से निकली हुई बात कहा है। दिल से, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से ये बात ना, तो इस वजह से कहा कि जो तुमने बात शिकवा बयान किया था वो कहां से निकला था, तुम्हारे दिल से निकला था। क्या है? और जब बात जुबान के मुकाबले में दिल से जारी होती है तो असर रखती है। अभी आपने देखा कैसे मैंने इसको जोड़ा, असर रखती है, ये यहां पर आगे असर रखती है। ये देखें, यानी ए इकबाल तेरा शिकवा असल में तेरे दिल से निकला, इसलिए उसमें एक असर है, हर एक इसको सुनकर मुतासिर हो जाता है। पहले मिसरे में यही बात बताई गई थी, यही मफहूम था। अब बच्चों को इतनी ही मालूमात जरूरी हैं। एक मिसरे की तशरीह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनों के लिए जरूरी है। बच्चे ने वक्त के मुताबिक ये सवाल करना है, इससे ज्यादा और इससे लंबा नहीं किया जा सकता इसको। ये क्लियर हो गया आपको? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अब देखें, हम यहां पर हैं, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अब ये आप देख सकते हैं, पर नहीं और ताकते परवाज उनकी तशरीह भी कर दी गई है। बात तो दिल से निकलकर जुबान से जारी होती है और बात के पर नहीं होते। क्लियर हो गया? पर तो
اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، پرواز کے لیے ہوتے ہیں، جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں تو وہ ان کی مدد سے اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ مگر اے اقبال، تیرے شکوے کو تو جیسے اڑنے والے پر لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ شکوہ طاقت پرواز رکھتا ہے۔ اب دیکھیں جو ورڈ تشریح والا ہے، بک والا ہے، اس کو بلیک مارکر کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اڑنے کی طاقت، اڑنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہے، اور اقبال کے قلم سے تحریر کردہ ایک شکوہ پرواز کی طاقت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس طاقت پرواز سے کامیاب ہو گیا ہے، اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ آپ نے اس کو ہاف انڈر لائن کیا، آپ کے کوسچن کا آدھا حصہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ کوسچن کے باقی آدھے حصے کی طرف ہیں، اور وہ آدھا حصہ ہے شعر نمبر 2۔ جب آپ شعر نمبر 2 پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر شعر نمبر 2 نہیں لکھا ہے۔ اس وجہ سے نہیں لکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں کہ شعر لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے گا کہ وہ شعر جو میں نے پہلے لکھا تھا آپ کے سامنے، اس کو اب میں آپ کے سامنے دوبارہ لکھنے کی اسی طرح مشق کرتا ہوں کہ وہ کیا اصول ہو گیا کہ دونوں طرف برابر رہ گئے۔ آپ دیکھیں میں نے ایک خاص فاصلے پر جگہ چھوڑ کر میں نے یہاں پر اس کا پہلا لفظ لکھ دیا، اتنے ہی فاصلے پر جگہ یہاں پر چھوڑ کر میں نے اس مصرے کا پہلا آخری حرف لفظ بھی لکھ دیا۔ اسی طرح میں نے دوسرے مصرے کا پہلا لفظ اس کے نیچے لکھ دیا، اور یہاں پر ہے اس کے نیچے آ رہا ہے وہ یہاں پر آ گیا۔ تو قدسی الاصل ہے، یہ دیکھیے ذرا، رفت پہ باقی تمام چیزیں میں نے اس کے درمیان فیڈ کر دی۔ کیسا لگا آپ کو یہ طریقہ؟ بتائیے گا پھر کمنٹ باکس میں۔ ہاتھ سے اٹھتی ہے، اب یہ دیکھیے ذرا، اٹھتی ہے گردوں پہ، جتنے بھی الفاظ ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، زیادہ ہیں تو چھوٹا لکھ دیں، کم ہے تو بڑا لکھ دیں۔ یہ دیکھیے ذرا، اب آپ بتائیں آپ کا شعر مکمل فارم میں ایک شعر لگ رہا ہے؟ اپنی درست صورتحال میں شعر نظر آ رہا ہے؟ یقیناً نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شعر نمبر 2 اور جو الفاظ دیکھیں، قدسی الاصل آپ کو مل رہا ہے، رفت مل رہا ہے، آپ کو نظر رکھتی ہے آپ کو مل رہا ہے، اور ہاک سے اٹھتی ہے مل رہا ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے مل رہا ہے۔ دیکھیے ذرا شعر نمبر 2 فکری اور ڈائریکٹ براہ راست فکری جائزہ پر آگے، کیونکہ اس کے ہم نے حوالہ شاعر نہیں لکھنا، کیونکہ اسی شاعر کی نظم ہے۔ اگر شعر چینج ہو تو پھر آپ کو اگر دوسرا شعر پیپر میں دیا گیا ہے تو پھر اس کا حوالہ شاعر آپ کو لکھنا ہے، یعنی دوسرے شاعر کا ہے۔ دوبارہ اسی طرح شروع کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مزید آگے شکوہ کو قدسی الاصل کہا ہے۔ اب ہمیں اسٹوڈنٹ کو ضروری ہے کہ قدسی الاصل کے معنی نکالیں نا، کیا ہے؟ اصل سے مراد شکوہ کا وجود ہے، شکوہ کی بنیاد، شکوہ کی حقیقت، یا شکوہ کا ماخذ کیا ہے، یعنی شکوہ کو کس سے اور کیسے جنم ملا۔ تو اقبال نے اسے قدسی قرار دیا ہے، یعنی پاک اور مقدس۔ شکوہ اور اس کے تمام موضوعات اپنی ذات کے اعتبار سے مقدس ہیں اور پاک ہیں، اسی وجہ سے اس شکوہ کی رفت پہ نظر ہے۔ یہ ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، رفت پہ نظر ہے یعنی بلندی پر نظر ہے۔ ہر پاک چیز بلندی ہی کی طرف اٹھتی ہے، ایسے ہی زمین پر تحریر ہونے والا یہ شکوہ پاک ہونے کی وجہ سے بلندی کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے پہلے مصرے کی تشریح مکمل ہوئی تو یہاں سے آگے ہم نے لائن خالی چھوڑ دی اور اگلے مصرے میں آئے۔ اگلا مصرع ہے ہاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ۔ ایگزامینر کو پورا جو مصرع ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اب دل سے نکلنے والی بات اصل میں خاک سے اٹھتی ہے، یعنی مٹی سے جنم ملا ہے۔ ہاک سے اقبال کے کئی معنی مراد ہیں۔ اول تو
خاک سے مراد انسان ہے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوم، خاک سے مراد زمین ہے، زمین بھی اصل میں مٹی کا ہی مجموعہ ہے، خاک اور زمین، زمین یا زمین پر رہنے والوں نے شکوہ کیا ہے۔ سوم، خاک کے معنی تنزیہ انداز میں ادنا اور معمولی کے بھی ہیں، کیونکہ زمین کو آسمان کے مقابلے میں بہت کم تر مقام حاصل ہے۔ خاک سے اٹھنے والا یہ شکوہ گردوں پہ گزر رکھتا ہے، یعنی گردوں سے مراد کیا ہے؟ آسمان، فلک جو کہ بہت بلند ہوتا ہے، زمین سے بہت اوپر ہے، بہت دور، وہاں تو انسان کی رسائی بھی نہیں ہے، مگر شکوہ تو آسمان تک پہنچ گیا، زمین سے جاری ہوا اور اللہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ اس سے شکوہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی تشریح مکمل ہوئی، یہاں پر فنی محاسن ہیں، یہ سیکھ لیں۔ تکرار لفظی دیکھیں، پر اور پرواز، ان میں تکرار پائی جاتی ہے تو اس کو تکرار لفظی کا نام دے دیا گیا۔ پھر مرکب اضافی ہے طاقت پرواز، پرواز کی طاقت، اس کے علاوہ صنعت تضاد پایا جاتا ہے، خاک، زمین، گردوں، آسمان۔ قافیہ نوٹ کیجئے، اثر، مگر، نظر، گزر، اور ردیف نوٹ کیجئے، ردیف کیا ہے؟ رکھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ اس لیکچر میں میں نے آپ کو اشعار کی تشریح کا طریقہ بتایا۔ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اسی طرح تشریح کروائی جائے گی، طریقہ یہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں آپ نے سوال نمبر 2 کو نوٹ کر لیا، سوال نمبر 2 آپ نے اپنے پاس وہ سمجھ بھی لیا، پرچے میں کرنے کا طریقہ بھی آ گیا۔ ساری چیز اس میں پرچے میں ٹائمنگ ہے، کتنے محدود وقت میں آپ نے زیادہ معلومات دینی ہے، نہ اس میں نے فرہنگ لکھی ہے، نہ لغت ہے، نہ کوئی الفاظ کے معنی ہے، کیونکہ وہ چیز ایگزامینر کو ضرورت نہیں ہے، اور ان کے معنی آپ کی تشریح کے اندر نوٹ بھی ہیں۔ جتنی معلومات ایگزامینر کو چاہیے تھیں وہ تمام معلومات آپ کے پاس درج ہیں۔ آپ نے کمنٹ باکس پر اس پہ کمنٹس ضرور کرنے ہیں تاکہ اصلاح کی گنجائش بہرحال رہتی ہے، کوئی اصلاح ہو تو اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ شکریہ۔